अस्सलाम वालेकुम। वेलकम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। बच्चों, हम जो लेसन डिस्कस कर रहे हैं पार्ट इकोनॉमिक्स, उसका जो पहला चैप्टर है मनी एंड बैंकिंग। कल भी हमने उसके छोटे छोटे जो टर्म्स हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया और आज हम इसको ख़त्म करेंगे, क्योंकि एक छोटी सी लेसन है। 2 नंबर 3 नंबर के 1 नंबर के या 2 नंबर के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, तो इसलिए हम इन चीज़ों को शॉर्ट अंदाज में ही डिस्कस करते हैं। और ये जो चीज़ें हैं बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो हम अक्सर जो हमारे जो बैंक्स के साथ एसोसिएटेड जो चीज़ें हैं उन्हीं के बारे में हम इस लेसन में पढ़ रहे हैं, इसलिए इस चीज़ को समझना भी बहुत आसान होगा और आपके लिए भी याद करना बहुत आसान रहेगा। क्योंकि यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ हाउ टू विड्रॉ मनी फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट। कल हमने देखा कि किस तरीके से मनी और बैंकिंग मनी जो वो क्या होती है और बैंकिंग जब आप अकाउंट खोलते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। तो आज हम पढ़ेंगे कि अगर आपको अब आपका जो सेविंग बैंक अकाउंट है, जिस भी बैंक में आपने अकाउंट खोला है, अगर आप को उससे पैसे निकालने, इफ़ यू हैव टू विड्रॉ मनी फ्रॉम योर सेविंग बैंक अकाउंट, देन फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, उसके लिए आपको क्या करना है। बैंक से पैसा निकालने के लिए आपको क्या करना है, एक कॉमन सेंस है। तो कॉमन सेंस जो चीज़ें हैं उन्हीं को, तो सबसे पहले यू हैव टू विजिट द ब्रांच, योर पर्टिकुलर ब्रांच, जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है तो वहाँ आपको जाना है। तो बल्कि आजकल ऐसे भी चीज़ें हैं कि जहाँ जो आपका जो बैंक होगा, आप उस बैंक के किसी भी इस ब्रांच में विजिट करके अपना पैसा निकाल सकते हैं, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यू हैव टू विजिट द ब्रांच, आपको बैंक ब्रांच का विजिट करना होगा, वहाँ जाना होगा। बिल्कुल। तो वहाँ पर आपको क्या है, वहाँ पर आपको एक छोटी सी पर्ची मिलेगी, एक विड्रॉल फॉर्म मिलेगा। यू हैव टू फिल दैट विड्रॉल फॉर्म, यानी आपको फॉर्म विड्रॉल फॉर्म भर के आपको कंसर्न जो वहाँ का जो कैशियर होगा या क्लर्क होगा उसको देना होगा। तो उसमें जो डिटेल्स जो नेसेसरी डिटेल्स हैं वो आपको भरने होंगे। मिसाल के तौर पर आपका नाम, आपका अकाउंट नंबर और ख़ास तौर पर आपका सिग्नेचर, डेट वगैरह, ब्रांच, ये सब चीज़ें उसमें दिए हुए हैं उस विड्रॉल फॉर्म में। तो उस विड्रॉल फॉर्म में जो नेसेसरी डिटेल्स हैं वो आपको भरने हैं। उसके बाद यू हैव टू हैंड ओवर द वेरी स्लिप, यू हैव टू हैंड ओवर दिस विड्रॉल स्लिप to the concern this cashier or we can say a clerk, बैंक क्लर्क, एंड उसके बाद आपको वो आपके अकाउंट से पैसे निकाल कर आपके हवाले करेंगे। तो सबसे पहला तरीका ये है कि आपके अकाउंट से आप पैसा कैसे निकाल सकते हैं। तो विड्रॉल फॉर्म के ज़रिए आप अपने बैंक अकाउंट से आप पैसा निकाल सकते हैं। तो उसके बाद दूसरा तरीका दैट इज़ बाय चेक। तो ये चेक क्या है? ए चेक इज़ अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग the bank to pay a specific amount from the person's account to the person in whose name the check has been made। सिंपल से अल्फाज हैं। ये चेक एक सिंपल एक पेपर होता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो अकाउंट होल्डर होता है वो बिल्कुल बैंक को इंस्ट्रक्ट करता है कि आप मेरे अकाउंट में से पैसे निकाल कर उस बंदे को दे दीजिए जिसके नाम पर ये चेक बनाई गई है। क्योंकि चेक में बाज़ाब्ता तौर पर वो जो चेक बुक होता है उसमें जो सीरियल्स होते हैं, उस चेक बुक के जो लीफ जो होते हैं, बाज़ाब्ता तौर पर उन तमाम को लिंक किया जाता है पहले से ही। जब आप बैंक के पास जाते हैं तो वहाँ आप वो उस चेक के लिए अप्लाई करते हैं, चेक बुक के लिए अप्लाई करते हैं। तो आप बाद में उस पूरे चेक बुक को, यानी जो चेक बुक के जो लीव्स होते हैं तो उनके जो नंबर्स होते हैं उनको आपके अकाउंट के साथ जोड़ा जाता है। तो बाद में उन्हीं नंबर्स से आपके जो बैंक खाते से पैसे काट करके उस बंदे को के हवाले किए जाते हैं जिस बंदे के नाम पर आपने वो ये बनाई होगी, ये चेक बनाई होगी। इस तरह आपने कोई चेक हासिल की होगी किसी दूसरे बंदे से, तो उससे भी आप पैसा निकाल सकते हैं। तो तीसरी जो चीज़ है दैट इज़ बाय यूजिंग ATM।
तो एटीएम तो, लेकिन यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताऊं कि ये जो चेक सिस्टम होता है, तो चेक सिस्टम में क्या होता है कि आप का अगर एक ब्रांच पर आपका अकाउंट है, तो ये चेक आप किसी भी ब्रांच से निकाल सकते हैं। जब जो चेक आपकी अनिवार्य जो चेक होती हैं, वो आप इस बैंक के किसी भी ब्रांच से, जहाँ भी इसका कोई भी ब्रांच होगा, उससे पैसे निकाल सकते हैं। आजकल ये सिस्टम आया हुआ है कि आप ये नहीं कि आप इस चेक को उसी पर्टिकुलर ब्रांच से निकाल सकते हैं जिस पर्टिकुलर ब्रांच से ये चेक इशू की गई है। नहीं भाई, आप इस बैंक के किसी भी ब्रांच, लेकिन बैंक ये होना चाहिए, फिर आप किसी भी ब्रांच से पैसा हासिल कर सकते हैं। तो और एक चीज़ है, दैट इज़ बाय यूजिंग एटीएम। जिस तरह एक मशीन है ऑटोमेटिक टेलर मशीन जो है, वो एक एटीएम जिसको हम कहते हैं उर्फ आम में, तो उससे भी आप पैसे निकाल सकते हैं। जिस तरह आपके पास एक एटीएम कार्ड होता है, तो एटीएम कार्ड में बाज़ाब्ता तौर पर उसको भी आपके अकाउंट से लिंक किया जाता है, तो बाज़ाब्ता तौर वहाँ पर आपका एक स्पेसिफिक नंबर, एक पिन, 4 नंबर वाला पिन आपको दिया जाता है। तो उसके ज़रिए से आप बाद में इस मशीन में जाके आप पैसा हासिल कर सकते हैं। तो ये मनी ऑफ विड्रॉवल दिस कैन बी डन बाय यूजिंग द एटीएम। तो ये है हाउ टू विड्रॉ मनी फ्रॉम योर सेविंग बैंक अकाउंट। तो उसके बाद और एक चीज़ है, दैट इज़ लोन। सिंपल, जो ये चीज़ें भी हम अक्सर सुनते हैं, इट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच द लैंडर सप्लाइज द borrower with money, good or service in return for the purpose of future payment। तो यहाँ पर सिंपल से अल्फाज में अगर हम बैंक के हवाले से को देखेंगे, तो यहाँ पर जो लैंडर होता है वो बैंक होता है, तो बोरोवर जो होता है वो बंदा होता है, एक इंसान हो, आम जो नागरिक होता है, कस्टमर होता है। तो वो बैंक से पैसा हासिल करके, लेकिन बैंक उसको एक उस शर्त पर लोन देती है कि आपको फ्यूचर में ये पैसा वापस देना और विथ इंटरेस्ट आपको वापस भरना होगा। तो ये है लोन। तो क्योंकि पहले ज़माने में जो ये सिस्टम हो, जब बैंक्स वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो उसमें क्या होता था कि जो मनी लेंडर्स होते थे, तो मनी लेंडर जिनके पास बहुत माल पैसा होता था, तो वो एज बैंक्स काम कर रहे थे बाकी लोगों के लिए। आगे मैं आपको बताऊंगा। तो दूसरी और एक पॉइंट है, दैट इज डेट ट्रैप। तो डेट ट्रैप एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन में लोन रिपेमेंट इज़ इम्पॉसिबल। ऐसे हालात जब बन जाते हैं जब लोन को पे करना इम्पॉसिबल बन जाता है। मिसाल के तौर पर किसी बंदे ने इस तरह लोन निकाला अपने बिजनेस के लिए, फिर उसकी बिजनेस ही बंद हो जाती है, लेकिन ऊपर से उसने एक बहुत बड़ा अमाउंट का पैसा निकाला है, लेकिन जब अब उसको पैसे नहीं मिल रहे, दूसरी जानिब लोन का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा हाई है, तो ऐसे हालात में वो बंदा क्या करता है, वो डेट ट्रैप में फंस जाता है, यानी कि ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है जहाँ पर उसकी लोन रिपेमेंट इम्पॉसिबल बन जाती है। तो और एक चीज़ है, दैट इज़ कोलेटरल। It is an asset that the borrower owns and uses this as a guarantee to a lender until the loan is repaid। एक अहम सी चीज़ है, अहम पॉइंट है यहाँ पर। ये कोलेटरल क्या होता है, क्योंकि आज इसकी एक दूसरी शक्ल होती है। मिसाल के तौर पर जब आप किसी जगह लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको वहाँ एक गारंटर रखना पड़ता है। यानी एक गारंटर वो होता है जो उसकी जिम्मेदारी लेता है कि अगर ये नहीं भरेगा तो मैं भरूंगा ये पैसा। तो बाज़ाब्ता तौर पर, लेकिन पहले ज़माने, जिस तरह अभी कह रहा था कि पहले ज़माने में जब बैंक्स का वजूद नहीं था, जब बैंक्स वाला सिस्टम नहीं था, तो उस ज़माने में जो बंदे होते, वो जो बड़े मालदार इंसान होते थे, वो एज मनी लेंडर्स काम कर रहे थे, तम पहुँच देवान लोगन। तो क्या होता था कि जो ये मनी लेंडर्स होते थे, जो ये बड़े अमीर लोग होते थे, ये पैसे देते थे, लेकिन इस पैसे के एवज़ वो इन लोगों से, जिनको वो पैसे देते थे, जो बोरोवर होते थे, उनसे वो पैसा वापस लेते थे बाद में अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। तो कोलेटरल क्या होता है कि कोलेटरल में क्या होता है कि ये जो मनी लेंडर होता था, या ये जो बोरोवर होता था, वो अपनी किसी चीज़ को गिरवी रखता था इसके पास, मनी लेंडर के पास अपने किसी चीज़ को गिरवी रखता है। जिस तरह बिल्कुल आज भी
जब हम लोन निकालते हैं ख़ास तौर पर, तो हमें जब हाउसिंग लोन वगैरह जो चीज़ें होती हैं, तो उसमें हमें क्या करना होता है कि या और कोई लोन, तो हमें अपनी ज़मीन के जो कागजात हैं वगैरह, नंबर्स वगैरह, तो वहाँ पर हमें एक किस्म की ऐसी अपनी ज़मीन को गिरवी रखना पड़ता है कि भाई अगर मैं पैसा वापस नहीं कर पाया तो आप मेरी ज़मीन को ले सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें पहले पहले भी हुआ करती थी कि जो मनी लैंडर्स हुआ करते थे, वो इन बारोवर से जो उसका अपना कोई जो अपनी कोई चीज़ होगी, जो कीमती चीज़ होगी, ये ज़मीन आप समझो, तो उस तब तक गिरवी रखते थे जब तक ये जो बारोवर होता था ये अपने इस पूरे पैसे को रिपे करता था। तो इसको कोलेटरल, इस चीज़ को कोलेटरल बोलते थे, यानी वो एसेट जो एक बारोवर जो गिरवी रखता था लेंडर के पास, उसको कोलेटरल बोलते थे। थैंक यू वेरी मच। इस तरीके से ये लेसन भी ख़त्म होती है। हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे।